हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है? सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जामपुर परिवार में। और आज हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं वो टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पतियां, जिसमें वन का सेक्शन भी होता है, जिसमें घास स्थल भी होते हैं, झाड़ियां भी होती हैं। क्या इस बार पढ़ाने का अंदाज रहेगा कुछ नया, वो मैं आपको बताना चाहूंगा डेफिनेटली। और एक तो सभी लोग, सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि आप सब लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब करके रखने का है। नेक्स्ट जो सेशन अभी आप लोग के साथ में चलेगा, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। प्राकृतिक वनस्पति में हम लोग जो जानकारी हासिल करेंगे, वनों के क्या प्रकार होते हैं, घास स्थल क्या होते हैं, झाड़ियां कहां किस प्रकार की होती है। अगर आपने माली मुल्गा, चैपरल, मैक्विस, ये सब अगर झाड़ियों के नाम भी सुने हैं तो इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत ही शानदार, इस बार पहले से भी ज्यादा बेहतर सेशन होने वाला है। जुड़ रही है हमारे साथ में। आइए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहां पर कि जो प्राकृतिक वनस्पति का हम लोग ये टॉपिक ले रहे हैं, प्राकृतिक वनस्पति, ठीक, उनमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है वो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं यहां पर। आइए, प्राकृतिक वनस्पति की हम लोग सबसे पहले यहां पर चर्चा करेंगे। आइए, सो यहां जो आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो नेचुरल वेजिटेशन आप यहां पर देख पा रहे हैं। इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। ये क्या है तो प्राकृतिक वनस्पति। ये जो क्लास है आपके स्टेट पीसीएस, चाहे आप बीपीएससी देंगे, यूपीपीसीएस देंगे, एमपीपीएससी देंगे, उसके अलावा चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दारोगा का एग्जाम दे लीजिए, पटवारी का एग्जाम दे लीजिए, कोई भी इस तरह का एग्जाम भी आप देते हैं, सब में यूजफुल होगा। इवन अगर आप आगे आईएएस का एग्जाम भी देंगे तो ऐसे कई कंसेप्ट आपके सामने में होंगे जो बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलेगा। तो नेचुरल वेजिटेशन की हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहले आपके सामने में आता है वन। वन के बाद जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो रहेगा घास स्थल, वो रहेगा आपको घास स्थल। और फिर उसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो रहेगा झाड़ियां। झाड़ियां से भी क्या क्वेश्चन बन जाते हैं, लाइक जैसा कि मैंने बोला कि मैक्विस, चैपरल, माली, मुल्गा, ये सब अगर आप नाम सुने हैं तो टुंड्रा रीजन में किस प्रकार की झाड़ियां हो जाती हैं, उन सब के विशेषताओं को हम लोग समझेंगे। तो वन की अगर चर्चा करें तो वन जो होते हैं उष्णकटिबंधीय वन और शीतोष्णकटिबंधीय वन आपके सामने में होते हैं। उष्णकटिबंधीय वन और शीतोष्णकटिबंधीय वनों को भी हम लोग अभी डिफाइन करेंगे। भारत में वनों का सिस्टम में देखेंगे और वर्ल्ड लेवल पर भी इसको साथ में लेकर चलेंगे। मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि कैसे टैगा वन से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा वन है जो केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, बताइए। मैंने आपको पहले भी क्लास में करवा रखा है, अरे हाँ कि ना बताओ जरा सा सभी लोग, ठीक। इस सेशन में कमेंट्स आपको नहीं चलेंगे, आप कमेंट्स अपने करते रह सकते हैं साथ में। मैं थोड़ा सा कमेंट्स आज नहीं ले रहा हूं आप लोगों के साथ में, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बेस्ड आज सुपर क्लास चलने वाली है। आज भी, कल भी और परसों भी, तीनों दिन आपकी बहुत ही शानदार क्लास हम लोग लेकर चल रहे हैं। सो प्राकृतिक वनस्पति वन देख रहे हैं, या तो उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय वन हो जाते हैं, क्योंकि शीत कटिबंध में वन तो होते ही नहीं ऐसे भी, ठीक। ग्रासलैंड की बात करें तो यहां भी उष्णकटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल हो जाएंगे। अब जैसे उष्णकटिबंधीय वन कौन सा, तो उसी में आपको सदाबहार वन है, वर्षा वन है, साथ में मानसूनी वन भी उष्णकटिबंधीय वन में ही आते हैं। उसके भी टाइप्स भी हम लोग देखेंगे। शीतोष्णकटिबंधीय वन भी आते हैं, समशीतोष्णकटिबंधीय वन भी आप देखते हैं, टैगा होते हैं, टुंड्रा होते हैं, अभी चर्चा करेंगे। ट्रॉपिकल में सवाना हो गया, लानोस हो गया, कैंपोस हो गया। शीतोष्ण वाले में प्रेरीज है, वेल्ड है, डाउन्स है, स्टेपीज है, कैंटरबरी है, पंपास है, पुस्ताज है, ये सबसे क्वेश्चन बनते हैं। स्क्रब अभी हमने चर्चा आपसे किया ही है, ओके। इसी चीज को मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, देखिए जरा सा। अब जो हम लोग पॉइंट्स देख रहे हैं वो इस तरीके से देखिएगा जरा सा। प्राकृतिक वनस्पति, वन, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स यहां पर देख रहे हैं। वनों के प्रकार को मैं यहां पर आपको दिखाना चाह रहा हूं। वनों का जो प्रकार आप यहां पर देख रहे हैं, पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसको कि हम लोग कहते हैं
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। पहला आपका हो जाएगा, हिंदी आप लिखेंगे, ऐसा ही बना के रखिएगा अपने नोट्स जो भी आप बनाएंगे उस नोट्स में इसी प्रकार से बने हुए आपका पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, नोट्स इसी प्रकार से बने हुए होने चाहिए। आवाज मेरी आ रही है आप लोग को? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, पतझड़ वन, वही आपका मानसूनी वन भी होता है। देन देखिए शीतोष्ण सदाबहार होते हैं, शीतोष्ण पर्णपाती भी होते हैं। दोनों स्थितियां बन गई आपके सामने उष्ण और शीतोष्ण को लेकर। देन भूमध्य सागरीय वन यहां पर दिखाया गया हुआ है, जिसमें झाड़ियां मोस्टली आपको सामने में होंगी। कोणधारी वन होते हैं, शंकुधारी वन होते हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। इसी में एक सेशन और भी हम लोग जोड़ेंगे, मैंग्रोव वन, उसकी भी चर्चा करेंगे। माउंटेन फॉरेस्ट में ही आपको शीतोष्ण वन आ जाएगा माउंटेन फॉरेस्ट के साथ में। ठीक है, भारत के संदर्भ भी दिखाऊंगा, ये वर्ल्ड के संदर्भ में है। ग्रासलैंड में उष्णकटिबंधीय घास स्थल, शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल और डेजर्टिक स्क्रब्स जो आपके सामने में आ रहा है, ट्रॉपिकल और टुंड्रा रीजन्स के हो जाएंगे। ठीक है, और क्या तरीका होता है पढ़ने का? तो और तरीका होता है, ये देखिए, जैसे आप समुद्र से पहाड़ों पर्वतों की ओर जाएंगे। अब ये वाला भाग जो है ये पर्वत है और पर्वत से आप समुद्र की ओर जा रहे हैं ढलान के साथ में, तो वनस्पतियां क्या हो रही है? बदल रही है। देखिए कैसे, अगर कभी मेंस में क्वेश्चन बने, चाहे आप बीपीएससी देंगे, चाहे आप एमपीपीएससी देंगे, आगे चल के आप आईएएस देंगे, यूपीपीसीएस देंगे, तो किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पतिक पारिस्थितिकी की अगर संदर्भ में चर्चा की जाती है, तो कैसे आप उस क्षेत्र, भारत चूंकि भारत का तटीय क्षेत्र भी है, भारत का पर्वतीय क्षेत्र भी है, तो पर्वतों से लेकर तटीय क्षेत्र तक कैसे जलवायविक दशाओं में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, फुल कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। रटना नहीं है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा रटना नहीं है। जहां पे याद करने का चीज है वो याद कर जाएंगे, बाकी कंसेप्ट के साथ जब आप पढ़ के रखेंगे तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन ही बन जाएंगे और मेंस के क्वेश्चन ही बन जाएंगे। चाहे आप सीडीएस दे दो, एनडीए दे दो, सीएपीएफ दे दो, कोई भी एग्जाम आप देंगे तो सारा चीज आपको अवेलेबल होगा। तो देखिए यहां पर जैसे ही आप समुद्री भाग की ओर जाते हैं तो मैंग्रोव वन भी आपको देखने को मिलते हैं। अरे हाँ कि ना बताओ जरा सा, मैंग्रोव वन। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे वन से बनते हैं, वन के नामों से क्वेश्चन बनते हैं। आप पढ़ के गए मैंग्रोव वन, बहुत बढ़िया, आपको पता है। अब वहां पे आया है गरान वन, बताइए, अब वहां पर आया है क्या? गरान वन। क्या कर लीजिएगा आप? क्या कीजिएगा? आयोग पर केस तो कर नहीं दीजिएगा, आपको पढ़ के जाना है गरान वन, आपको पढ़ के जाना है डेल्टाई वन, आपको पढ़ के जाना है ज्वारीय वन, सब इसी के नाम है, एक ही चीज है। ध्यान देखिए थॉर्नी बुशेस यहां पर दिखाया गया हुआ, जो कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में आपके सामने में हो जाएगा, डेजर्ट रीजन में आपके सामने में होता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में कटीली झाड़ियां होती है, वो भी आपके सामने। अब देखिए डिसिडियस फॉरेस्ट है, पर्णपाती वन भी आपके सामने में दिया गया है। भारत में कौन सा वन सर्वाधिक पाया जाता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आईएसएफआर की रिपोर्ट भी मैं आपको करवाऊंगा। तो मैं यहां पर वन भी करवा रहा हूं, पूरा का पूरा प्राकृतिक वनस्पति से वन, घास स्थल, आईएसएफआर की रिपोर्ट, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस की सीरीज भी हम लोग करेंगे। क्लियर पॉइंट? क्वेश्चंस की सीरीज भी हम लोग लेकर चलेंगे। तो पर्णपाती वन भी हो गए। फिर आप देखिए आपके सामने में आया है वर्षा वन, वर्षा वन का क्षेत्र आ गया। और फिर आप देखिए तो पर्वतीय वन यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। इस प्रकार से क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ में, जलवायविक विशेषताओं के साथ वनस्पतियों में विभिन्नताएं देखने को आपको मिलती हैं। स्थानिक स्तर पर जलवायविक दशाओं में विभिन्न दशाओं के अनुसार वनस्पतियों का उद्भव होता है। कहीं पर वनस्पतियां ज्यादा ऊंचाई की होती है, कहीं पर कम ऊंचाई की होती है, कुछ कटीली है, कुछ जो है उनकी पत्तियां गिर जाती है, सेट कर जाती है ऑटम सीजन में। ऐसी दशाएं क्यों होती है, उन सब की चर्चा करेंगे। किसी वृक्ष की लकड़ियां मुलायम होती है, किसी की कठोर होती है। किसी वृक्ष का योगदान फर्नीचर में है, किसी से कत्था बनाया जा रहा है, गोंद बनाया जा रहा है। कटेगा पॉइंट? तो वनस्पतियों का उपयोग भी आपको जानना होगा। सारे चीजों को आपको जानने की यहां पर जरूरत है। तो आइए सबसे पहले आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, भारत की वनस्पतियों को आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे, स्टार्टिंग करने वाले हैं भारत की वनस्पति।
और भारत की वनस्पतियों में हम लोग जो देखेंगे, सबसे पहला जो आपका टर्म रहेगा, आप जानेंगे उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और सदाबहार वन, इसी को कहते हैं। देन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। देन आप देखिए जो वन जो हम लोग देखेंगे वो आपके सामने में आएगा शीतोष्णकटिबंधीय वन। इसी में आपके सामने में जो सीरीज हम लोग देखते हैं, कई जगहों पर आपको अल्पाइन वन आ जाएगा, जो आप शंकुधारी वन देखते हैं, ठीक है। इसी में पूरा का पूरा पर्वतीय वन का क्षेत्र आपको शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही आपको लेंगे हम लोग। ये पर्वतीय वन भी इसी में सम्मिलित हो जाएगा आपका, पर्वतीय वन भी इसी में आपको आ जाएगा। इसके अलावा जो हम लोग देखेंगे वो रहेगा मरुस्थलीय वन, डेजर्टिक फॉरेस्ट जो हम लोग देखेंगे। और लास्ट में चूंकि भारत में मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, तो हम लोग मैंग्रोव वन को भी देखेंगे। कौन सा हो जाएगा? मैंग्रोव वन हो जाएगा। क्लियर पॉइंट? सारे पर बहुत ही शानदार दृष्टि के साथ हमें अपनी नजर रखनी है। उत्पादन कहां पर होता है, किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, उनकी विशेषताएं क्या है, क्योंकि सबसे क्वेश्चन आते हैं कौन से ऐसे वृक्ष है जो अपनी ऊंचाई को बढ़ाते रहते हैं, क्यों बढ़ाते रहते हैं, क्या जरूरत है उन्हें ऊंचाई बढ़ाने की। कौन से ऐसे वृक्ष है जो अपने पत्तियों को गिरा देते हैं, क्यों गिरा देते हैं। कौन से ऐसे वृक्ष है जिनकी जड़ें स्टील के समान कठोर होती है, जो कि मृदा क्षरण से बचाव करती है। ये सब की जानकारी आपको करने की जरूरत है। तो आइए सबसे पहले जो हम लोग हेडिंग यहां पर लेंगे वो रहेगा आपके सामने में फर्स्ट नंबर, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, हम लोग इसको कहेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। क्लियर पॉइंट? इसी को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये क्या है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यही है आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसको हम लोग कहते हैं सदाबहार वन। यही आपका सदाबहार वन। क्लियर पॉइंट? यही आपका क्या? सदाबहार वन। इसे कई बार रैन फॉरेस्ट भी आता है। इसी को हम लोग इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं। विषुवतीय या भूमध्य रेखीय वन भी इसे हम लोग कहते हैं। एक ही है, सब है एक ही, और नाम अलग अलग आपको देखने को मिल रहे हैं। बताइए, ठीक है? आइए, तो क्या विशेषता है इसकी हमें देखना है। इस भाग में तापमान जो होता है, टेम्परेचर जो होता है हाई होता है, उच्च तापमान पाया जाता है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन है। किसी भी हालात में जनवरी महीने का भी औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कभी भी कम नहीं हो सकता है, यह ध्यान रखिए। इसी को हम लोग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंतर्गत लेते हैं। उष्णकटिबंध की अगर बात करेंगे तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 18 डिग्री सेल्सियस से तापमान कभी जनवरी में भी कम नहीं होता है, ये इसकी विशेषता होती है। क्वेश्चन भी इससे पहले हमने आपको करवा रखा है। गेटिंग अ पॉइंट? तो तापमान उच्च है इस क्षेत्र विशेष में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, तो यहां पर वर्षा जो होती है वर्ष भर वर्षा होती है। इन भागों में क्या होगी? फुल ईयर रेनफॉल। ये जो है फुल ईयर
रेनफॉल आप यहां पर दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। और यहां पर वर्षा को हम लोग प्रेसिपिटेशन में दिखाएंगे। प्रेसिपिटेशन क्लियर पॉइंट, इसको हम दिखाते हैं प्रेसिपिटेशन। अरे हाँ कि ना बताओ। जलवायविक दशाओं में प्रेसिपिटेशन के प्रकार अलग होते हैं, उसमें हम लोग वर्षा लेते हैं संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल, कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन नहीं, प्रेसिपिटेशन वर्षा के प्रकार को हम लोग लेते हैं। जलवायविक तौर पर हम लोग प्रेसिपिटेशन वर्ड यूज करते हैं, यह भी चीज ध्यान रखिए। फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल, इस तरह से आपको चीजें देखने को मिलती है। क्लियर पॉइंट, यहां तक क्लियर है सभी को? आज कमेंट्स नहीं चलेंगे, सिर्फ कंटेंट चलेंगे खतरनाक तरीके से। क्लियर पॉइंट सभी लोगों को? यहां तक ध्यान दीजिएगा। आगे की ओर चलते हैं। देखिए अब जो मैं आपको बताता हूं, तापमान हो गया, वर्षा होगी। अब देखिए कंसेप्ट, पहले कंसेप्ट हम लोग इसका समझेंगे, फिर आगे की ओर मूव करेंगे। मोस्टली जो ये जो वृक्ष पाए जाते हैं 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के मध्य ही पाए जाते हैं मोस्टली। बाकी वर्षा और टेम्परेचर तो आपको पूरे ट्रॉपिकल रीजन में कहीं भी अधिक हो सकती है, वहां भी मिल जाएगा। भारत में पूर्वी हिमालय पर भी मिल रहा है, पूरे पश्चिमी घाट में भी देखने को मिल रहा है। अब देखिए ये जो वृक्ष यहां पर आपके सामने में होंगे, ये विभिन्न प्रजाति के वृक्ष आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से विभिन्न प्रजाति के वृक्ष आपके सामने में यहां पर होंगे और काफी सघन होंगे। ठीक है, अब देखिए यहीं पर एक वृक्ष ऐसा आ गया, एक वृक्ष यहां पर ऐसा आ गया। तो विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष यहां पर इस प्रकार के वृक्ष आपके सामने में होंगे। देखिए तो विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए इस प्रकार से इनकी चौड़ी चौड़ी शाखाएं होती है। क्या है तो चौड़ी वितान यहां पर आपको देखने को मिल रही है। वितान शाखाएं जो फैली फैली होती है, इसमें आप देखिए तो इस प्रकार के वनस्पतियां आपको देखने को मिल रही है। देखिए ये काफी इस प्रकार से आप जो देख रहे हैं सघन वन भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और ये वृक्ष अपने ऊंचाई को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ऐसे कहीं पर ये भी वृक्ष क्या हो गया, ऊपर की ओर निकल गया, यहां पर ये वृक्ष ऊपर की ओर निकल गया। अब देखिए कितना सघन ये आपको देखने को मिल रहा है। और इनमें निचले भागों में झाड़ियां भी है, इनमें निचले भागों में झाड़ियां भी पाई जा रही। 5 प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं सदाबहार वन के क्षेत्र में। ध्यान दीजिएगा, 5 प्रकार के वृक्ष जो आप प्रॉपर आईएएस लेवल पर पढ़ेंगे, खासकर जब आप मेरे से सार्थक बैच में पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं जब मेंस लेवल पढ़ाऊंगा तो उनकी भी चर्चाएं हम लोग करेंगे। अलग बात है कि ऑप्शनल में उसकी चर्चा होती, लेकिन मैं तो जीएस में भी करता हूं, बच्चों की जानकारी तो हो। हाँ बताइए। तो यहां जो देखिए अब हम लोग पॉइंट आउट करते हैं इसके बारे में। सदाबहार वन के वृक्ष की हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं। सदाबहार वन के वृक्ष जो है काफी सघन वन आप यहां पर देख रहे हैं। ये कैसा वृक्ष है तो डेंस फॉरेस्ट, बहुत ही सघन वन दिख रहे हैं। और क्या एक ही प्रकार के वृक्ष दिख रहे हैं क्या? किसी की हाइट अधिक है, किसी की हाइट कम है, कोई ज्यादा चौड़ा है, कोई झुका हुआ है। तो ये जो हो जाते हैं डेंस फॉरेस्ट है और मिक्स्ड टाइप ट्रीज पाए जाते हैं। यहां पर ट्रीज कैसे होंगे, मिक्स्ड टाइप ट्रीज देखने को मिलेंगे। मिश्रित प्रजाति के वृक्ष पाए जाएंगे। ठीक है, मिश्रित प्रजाति के वृक्ष पाए जाएंगे। यह भी क्लियर हो गया। देखिए कोई वृक्ष ज्यादा ऊंचाई का है, कुछ कम ऊंचाई का है, कुछ अधिक। यहां पर जो वृक्ष जो हो जाते हैं उच्च, मध्य
और निम्न ऊंचाई के वृक्ष भी होते हैं। इन भागों में झाड़ियां भी होती हैं। हाँ? अब देखिए, ये जो वृक्ष है इनको सालों भर सूर्य की किरणें पहुंच रही होती हैं। ये जो सूर्य की किरणें जो हम दिखा रहे हैं सालों भर पहुंच रही होती, वर्ष भर पहुंच रही होती, किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो यहां पर है नहीं, क्योंकि तापमान क्या होता है, उच्च तापमान है इस पार्टिकुलर भाग में। और यहां पर वर्षा भी जो हो रही है, वर्षा यहां पर होती है 200 से 250 सेंटीमीटर। तो सालों भर उच्च तापमान है और वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर है, तो ये ह्यूमिड क्लाइमेट होगा कि नहीं होगा बताइए। तो यहां की जलवायु कैसी है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और इन आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में तापमान अधिक है, तो लकड़ियां कैसी हो जाएंगी, लकड़ी हो जाती है कड़ी। कठोर लकड़ी के वृक्ष यहां पर आपको पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि तापमान भी अधिक है, ह्यूमिडिटी भी अधिक है, वर्ष भर यहां वर्षा हो रही। ठीक, तो यहां पर आप दिखाएंगे हार्ड वुड पाए जाते हैं। कठोर लकड़ी के वृक्ष पाए जाते, ये सब इसकी विशेषताओं की मैं चर्चा कर रहा हूं। और ये जो वृक्ष है, क्या आप इनके आंतरिक भाग में जा सकते हैं? अरे हां कि ना बताओ। एक पेड़ यहां है, दूसरा वही प्रजाति का पेड़ यहां है, तीसरा उसी प्रजाति का पेड़ यहां पर है, एक वृक्ष यहां है इस प्रजाति का, दूसरा यहां, तीसरा है। तो मतलब कि ये वृक्ष अलग अलग प्रजाति के अलग अलग स्थानों पर देखने को मिलते। एक स्थान पर एक प्रजाति के वृक्ष यहां पर नहीं पाए जाते। ये उष्णकटिबंधीय वनों की विशेषता होती, सदाबहार ही नहीं, उष्णकटिबंधीय वनों की विशेषता होती। आपके क्षेत्र में भी जो वृक्ष पाए जाते हैं, नीम, आम, शीशम, महुआ, पीपल, बैनियन, और भी जो आपको पसंदीदा हो, लीची, सब के वृक्ष एक साथ देखने को मिलते हैं, अलग अलग नहीं, एक साथ। क्लियर है पॉइंट? अब इसमें इन वृक्षों में क्या स्थिति है, एक कंपटीशन की भावना है, प्रतियोगिता लगी पड़ी है। जैसे कि आप प्रतियोगिता कर रहे हैं, अगर आप बीपीएससी देंगे, सीडीपीओ देंगे, अगर आप एमपीपीएससी देंगे, तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि एक एक सीट पर पोस्ट पाने के लिए हजारों की संख्या में लोग लड़ रहे होते हैं। एक एक सीट पर 50 सीट है तो लोगों ने फॉर्म भरा है 1 लाख, 800 सीट है तो लोगों ने फॉर्म भरा है 6 लाख। और बताइए क्या कीजिएगा? तो इसलिए मेहनत करने की जरूरत है। ऑथेंटिक आपको जो कंसेप्ट जो मैं पढ़ाता हूं या मेरी टीम पूरी पढ़ा रही है, एक लेवल आपको पढ़ाकर हम लोग भेज रहे हैं, और उसी लेवल को आपको क्या करना है, तो अचीव करना है, रिवीजन करना है और एमसीक्यूज बनाने हैं। अपने पढ़ाने का तरीका भी ऐसा ही है सारे लोगों का कि पहले हम लोग कंटेंट पढ़ाते हैं, कंटेंट पढ़ाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो उसके एमसीक्यूज कराते हैं ताकि आपकी संपूर्ण तैयारी हो सके। यह सबसे ज्यादा जरूरी होता है, रामबाण होता है कि एमसीक्यू करना। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ जरा से। रामबाण होता है एमसीक्यू, क्योंकि लास्टली क्वेश्चन सॉल्व करके ही आप सिलेक्शन ले सकते हैं। पढ़कर तो सिलेक्शन होता नहीं, पढ़ने को तो अखबार भी पढ़ रहे हो डेली, और क्या अखबार पढ़ के सिर्फ सिलेक्शन हो जाए? कई बार तो मैं देखता हूं कि यूपीएससी ले टॉपर आते हैं, मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, 2 महीने पढ़ा था, अखबार पढ़ के मैं तो पास कर गया। अरे एडवर्टीजमेंट बाबू ऐसे थोड़ी ना होते हैं। वहां पर वो अपना एडवर्टाइज कर रहे होते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कंपटीशन की भावनाएं होती है, तो यहां पर वृक्षों में प्रतियोगिता की भावना होती है कि अपने ऊंचाई को बढ़ाए। क्यों ऊंचाई को बढ़ाए? क्या चाहिए इनको?
भोजन कैसे बनता है वृक्षों का? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है? सूर्य के प्रकाश में होती है। तो सूर्य की किरणें चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ जरा सा। अब ये वृक्ष यहां पर है, अब ये वृक्ष जो है देखिए ये यहां पर है। अब इसको लाइट पहुंच ही नहीं रहा है, इसको सूर्य की किरणें ही नहीं पहुंच रही है। तो ये कहेगा अच्छा रुको, हम भी अपनी ऊंचाई बढ़ाते। अब ये ऊंचाई बढ़ाते बढ़ाते यहां पहुंच गया, अब इसको सूर्य की किरणें पहुंच रही, हो गया। ये वृक्ष कभी भी अपने पत्तों को नहीं गिराते एक साथ में, क्योंकि सालों भर सूर्य की किरणें मौजूद है, जल मौजूद है, मृदा तो है ही, उसमें पौष्टिक पदार्थ पहले से, सालों भर भोजन उपलब्ध होता है, तो क्यों पत्ते गिरा देंगे, बताइए जरा सा। तो ऐसा इसलिए नहीं होता है। तो एक पॉइंट लिखिए यहां पर, एक नेक्स्ट पॉइंट यहां पर रहेगा, उसको भी लिख के रखना है। ये वृक्ष अपने ऊंचाई को बढ़ाते हैं, ये वृक्ष अपनी ऊंचाई को बढ़ाते हैं कि सूर्य के प्रकाश को प्राप्त कर सके। ये वृक्ष अपनी ऊंचाई को बढ़ाते हैं क्या प्राप्त करने के लिए? कि सूर्य के प्रकाश को प्राप्त कर सके। इंग्लिश लिखिएगा, दीज ट्रीज इंक्रीजेस देयर हाइट टू गेट सन रेज। ये वृक्ष अपनी ऊंचाई को बढ़ाते हैं कि सूर्य के प्रकाश को प्राप्त कर सके। दीज ट्रीज इंक्रीजेस देयर हाइट टू गेट सन रेज। और सन रेज का उपयोग कहां पर है? तो भोजन निर्माण में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इंग्लिश लिख लीजिएगा, एंड फूड फॉर्मेशन इंग्लिश हो जाएगा। यूटिलाइजेशन है इसका। एक पॉइंट ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। इस तरह से पढ़ते हैं तब सिलेक्शन होता है। मैं आपको बताता हूं, भीड़ का सिलेक्शन नहीं होता है, भीड़ का सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन होता है उस सितारे का जो भीड़ में भी अलग से पहचाना जाएगा। वो सितारा आपको बनना है भीड़ में भी पहचाना जाने वाला, उस सितारे की तरह आपको बनने की जरूरत है। क्लियर पॉइंट? अरे हाँ कि ना बताओ जरा सा, हाँ कि ना। यहां तक क्लियर हो गया तो आगे चलें। तेजी से बताइए। यहां तक अगर क्लियर हो गया हो तो आगे की ओर हम लोग चलते हैं। आज मस्त कंटेंट वाली क्लास आपको चल रही है। कमेंट्स आज मैं नहीं ले रहा हूं किन्हीं कारणों से, तो कंटेंट का भरपूर मजा लूटना है, लूट लो। आइए, तो ये वृक्ष अपनी ऊंचाई को बढ़ाते हैं कि सूर्य के प्रकाश को प्राप्त कर सके। अब एक पॉइंट जरा सा आइए, लास्ट स्लाइड में एक और चीज आपको दिखाता हूं। ये जो सदाबहार वन के वृक्ष जो आपको दिख रहे हैं, इन भागों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अब एक पॉइंट और क्या लिखेंगे यहां पर, इन वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता से क्या समझते हो भाई? इंग्लिश इसका होगा, लिख लीजिएगा कि मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी इज फाउंड इन दिस रीजन। इन वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह भी एक पॉइंट आपको मेंशन करवाया, मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी फाउंड इन दिस रीजन। अरे हाँ कि ना, सही है यहां पर। अब देखिए, कहने का पॉइंट यहां पर यह है कि सर्वाधिक जैव विविधता किस भाग में पाई जाएगी। अब ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। अब चाहे आप बीपीएससी दीजिए, एमपीपीएससी दीजिए, यूपीपीसीएस दीजिए, स्टेट पीसीएस का लेवल खत्म, थोड़ा सा एक आईएएस का लेवल देखिए कि किस पार्टिकुलर रीजन में आपको जैव विविधता अधिक पाई जाएगी, निचले भागों में या ऊपरी भागों में, यह आपको बताने की जरूरत है।
बताइए जाते ही से क्या इसका जवाब होगा, कमेंट करके बताएंगे। खैर मैं कमेंट्स आपके ले नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी आप तो कमेंट करेंगे। आउटपुट तो हो, कुछ दिमाग से निकले तो, कि निचले भागों में अधिक जैव विविधता होगी या ऊपरी भागों में होगी। तो भैया निचला भाग जो होता है, ये निचला भाग होता है कैसा, अंधेरा। ये कैसा है, डार्क देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इतनी सघन वन है कि निचले भाग में सूरज का प्रकाश पहुंच रहा है क्या? अरे हाँ कि ना बताओ, सूरज का प्रकाश पहुंच रहा है क्या? नहीं, क्योंकि पत्तियां चौड़ी हैं, वृक्षों के वितान चौड़े हैं, ऊंचाई अधिक है, तो सूरज का प्रकाश ऊपर ही रह जाता है, नीचे भागों में नहीं पहुंच पाता है। और इन कारणों से नीचे बिल्कुल अंधेरा पाया जाता है। जैसे कि आप शक्तिमान में देखते थे सम्राट किल्विस, अंधेरा कायम रहे। वो अलग बात है कि शक्तिमान हमेशा उजाला किया करते थे। आप सबको भी अपने जीवन में शक्तिमान बनना है। खुद की पांचों इंद्रियों को जगाइए और खुद शक्तिमान बनिए। ये आप ही है जो खुद अपनी सफलता को पा सकते हैं। विश्वास रखिए खुद पर, यू ऑल आर बेस्ट। मैंने हमेशा आपको यही सिखाया है, खुद पर विश्वास रखिए कि आप बेस्ट हैं और दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। ऑलवेज इग्नोर द नेसेयर्स पर्सन्स हु यूज्ड टू से दैट यू कांट डू दिस। आपसे नहीं होगा। ऐसे आपको 50 लोग बोलेंगे अरे यार तुम बीपीएससी करेगा, तुम एमपीएससी करेगा, तुम यूपीपीसीएस, तुम यूपीएससी आईएएस बन जाएगा। अबे तुमसे नहीं होने वाला। अरे ये स्थिति होती। वो इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि वो आईएएस नहीं बन सकते, वो पीसीएस अधिकारी बनने की ताकत को, जज्बा को नहीं रखते हैं। ये वही बन सकता है जिसके दिल में एक आग हो, क्योंकि सफलता एक जिद है और वो जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी, दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपकी सफलता से दूर नहीं रख सकता। अरे हाँ कि ना बताओ जरा सा। तो आइए, तो हमने दिखाया कि निचले भाग में डार्क है, अंधेरा है, तो जितने भी जो जीवों की प्रजातियां हैं वो सब के सब ऊपर पाई जाएगी। चीता भी पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा होता है, हाथी को छोड़ दीजिएगा, ठीक। और जीवों में सर्वाधिक प्रजाति जो होती है वो कीड़े मकोड़ों की होती है, कीट पतंगों की होती है। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक प्रजाति की अगर हम लोग चर्चा करें तो सर्वाधिक प्रजाति जो है ये कीट पतंगों की होती है, कीड़े मकोड़ों की होती है। सर्वाधिक। और ये सब नीचे तो बैठ के आपका इंतजार करेंगे नहीं, कहां पर है तो ऊपर। इसलिए क्वेश्चन जो बन जाए कभी कि सदाबहार वनों के क्षेत्र में, सदाबहार वनों के क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता ऊपरी भागों में पाई जाती है। अभी आईएएस का क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया, ऊपरी भागों में पाई जाती है। लेवल देख रहे हो जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, समझ में आ रहा है? लेवल बताइए जाते ही से एक बार, आगे की ओर चलते हैं। तो ये सारा पॉइंट विशेषताओं से क्वेश्चन यहां पर आपको बन जाते हैं। अब एक चीज और यहां पर, एक लेवल थोड़ा सा और आपको बताना चाहूं। अब आप पढ़ ही रहे तो थोड़ा सा और अच्छा पढ़ लो, ताकि याद तो रखोगे कि भैया अमन सिन्हा के स्टूडेंट हैं। हमारे स्टूडेंट दूर में से भीड़ में भी पहचाने जाते हैं। जो मैंने अभी शब्द बोले ना, भीड़ में भी आपकी पहचान होनी चाहिए, तारों सा चमकता आपका चेहरा होना चाहिए, आपका ज्ञान होना चाहिए। क्लियर पॉइंट? भीड़ में भी आपकी पहचान होनी चाहिए, वरना तो लोग जीवन में तो कई बार यूं ही तन्हा भी रह जाते हैं। वो तन्हाई सा आलम जो है उसको हटाना है।
और आप लोग के लिए एक मुखरा। चांद और मुझ में बस एक बात है जो एक सी है। चांद और मुझ में बस एक ही बात है जो एक सी है। वो सितारों की भीड़ में तन्हा है, मैं हजारों की भीड़ में तन्हा हूं। क्या बात। आइए आगे लेकर चलते हैं। अब यहां पर जो चर्चा होगी कि यह वृक्ष का उपयोग क्या आप टिम्बर इंडस्ट्री में ज्यादा कर सकते हैं, कास्ट उद्योग में अधिक उपयोगी होगा या नहीं होगा, क्या यह लुगदी उद्योग में अधिक उपयोगी होगा या नहीं होगा। तो भैया अधिक उपयोगी नहीं है। लेवल देखिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, 2 लाख रुपया खर्च करके भी किसी ने पढ़ा होगा ना। बड़े बड़े संस्थान जो नाम चलते हैं वो तो आज मैं यहां पढ़ा रहा हूं, ये संस्थान का भी एक दिन वही नाम होगा। और फी भी खैर वो तो विवेक सर की आप लोगों के साथ ऐसी स्थिति है, उनकी सोच है जो इतने कम फी में और हमें से तो फ्री में आपसे पढ़वा रहे हैं, और क्या चाहिए। वरना इस कंटेंट को पढ़ने के लिए कम से कम 1.5 लाख रुपया आपको लगेगा तब आप दिल्ली आएंगे तो, और उसके बाद रहने खाने पीने का खर्च अलग से, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। लिटरली बता रहा हूं, जो कंटेंट है कहीं भी चेक कर लीजिएगा। और किसी ने 2 लाख रुपए पढ़ के भी अगर लेकर भी बैच लिया होगा तो उससे देखिएगा अपने मिला करके, ठीक। सो कास्ट उद्योग और लुगदी उद्योग में अधिक उपयोगी नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं है? क्योंकि एक स्थान पर एक प्रकार के वृक्ष नहीं है। लेवल देखिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक स्थान पर एक प्रकार के वृक्ष नहीं है। आंतरिक भाग में प्रवेश संभव नहीं है क्योंकि बहुत ही सघन वन है। आंतरिक भाग में प्रवेश संभव नहीं। कितने सारे रीजन है। जब आप मल्टीपल चॉइस रखते हैं, मल्टीपल सोच को रखते हैं, तभी जाके एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन आपसे बनते हैं। अदरवाइज 1 लाइनर क्वेश्चन तो अलग ही चीज होती है, उसका लेवल ही नहीं होता। हम लोग जो पढ़ाते हैं कितने भी लाइनर क्वेश्चन हो आप उसका जवाब दे दोगे, ठीक है। सो आंतरिक भाग में प्रवेश नहीं है। और वृक्ष कैसा है भैया? तो कठोर लकड़ी का वृक्ष है। अब आप सोचिए कि ये वृक्ष एक स्थान पर एक प्रकार के है नहीं। एक वृक्ष यहां है, दूसरा वृक्ष 100 मीटर आगे है, कहीं और है। काटना इतना आसान नहीं है। प्रवेश संभव नहीं है कि आप ट्रैक्टर लेकर और ट्रॉली लेकर अंदर चले जाएंगे। और ये शीतोष्ण कटिबंधीय वन नहीं है कि ऊपर हेलीकॉप्टर से मशीन गिरा कर काट के उठा के ले जाएंगे। काटोगे किसको पता कैसे चलेगा कौन सा वृक्ष है? क्योंकि एक प्रकार का तो है ही नहीं, बहुत सघन है, सब मिश्रित है, आपस में जुड़े हुए, शाखाएं जुड़ी हुई है। मनुष्य अगर चाहे काटना भी, 4 लोग चला भी जाए तो इतना भारी होता है कि उठा के ला नहीं सकते। अब तुम आर्नोल्ड तो हो नहीं, और आर्नोल्ड ने भी सदाबहार वन के वृक्ष नहीं उठाए थे। कमांडो मूवी में उसने अल्पाइन वाले उठा रखे थे, मुलायम लकड़ी के वृक्ष। क्लियर पॉइंट। तो चीजें आपको अब समझ में आ रही होगी कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं। क्लियर पॉइंट, ये आपको समझ में आ रही होगी। ये सब यूपीएससी का लेवल है, लेकिन चूंकि मेरी क्लास बीपीएससी एमपीएससी के लिए इन चैनल पे भी चलती हैं, तो आज न कल आप भी तो आईएएस बनने की चाहत रखेंगे। अरे हाँ कि ना बताओ? आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो ऐसी सोच को रखते हैं कि मुझे आईएएस बनना है? एक बार कमेंट करना। बीपीएससी एमपीपीएससी तो निकाल ही देंगे, जिस दिन बैठ जाओगे एग्जाम में उड़ा दोगे, उड़ा दोगे, बोलते हैं ना, उड़ा देंगे, गर्दा गर्दा मचा देंगे एकदम, बिल्कुल, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपकी विशेषताओं से हो गए। और अब मैं आपको दिखाता हूं इसके वृक्ष के प्रकार। अब देखिए वृक्ष के प्रकार यहां पर हम लोग देखते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें यह पूछा ना गया हो एबोनी और महोगनी। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि एबोनी और महोगनी ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें पूछा न गया हो। कांस्टेबल से लेकर आईएएस तक में आया हुआ ये क्वेश्चन है। क्लियर पॉइंट। सो एबोनी और महोगनी। यहीं पर देखिए रोजवुड, ये है रोजवुड। पहले जैसे आप शीशम वगैरह का नाम सुने होंगे ना, शीशम को भी इसमें हम लोग रख लेते हैं।
आपने देखा होगा बांस का वृक्ष देखा होगा, तो पहले बांस का वृक्ष भी इसी में होता था, लेकिन अब बांस के वृक्ष को अगर हम लोग चर्चा करें तो 2017 से वृक्ष की श्रेणी से ही हटा दिया गया। भारत सरकार ने कुछ सोच समझकर ऐसा किया, वृक्ष की श्रेणी से ही हटा दिया गया। क्लियर पॉइंट? वृक्ष की श्रेणी से ही क्या किया तो हटा दिया। क्लियर पॉइंट? अरे हाँ कि ना? बताओ बताओ बताओ। तो हमने यहां पर देखा कि एबोनी, महोगनी, रोजवुड, मोस्टली इन्हीं से क्वेश्चन आपको पूछे जाते। इंग्लिश भी आप इसके लिखकर रख सकते हैं, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, ठीक। बांस को बैम्बू कहते हैं, मगर अब बैम्बू इसमें सम्मिलित नहीं होता। नॉर्थ ईस्ट के रीजन में जो जनजातियां जो पाई जाती है, वो जनजातियां इन बांस के वृक्ष से विभिन्न प्रकार के उत्पाद का निर्माण करती है, चाहे वो उत्पाद फूलों से हो, लकड़ियों से हो, उनके विभिन्न कलाकृतियां बनाती है। भोजन में इसका उपयोग होता है बांस के वृक्षों का भी। अभी आपको जानकारी नहीं है, मैं बता दूं, बांस के वृक्ष भी कई प्रकार के होते हैं, मगर आप इनका इंटर स्टेट व्यापार नहीं कर पाते थे, क्योंकि आपने आखिर उन वृक्षों को, वृक्ष में रखो, वृक्ष को काट नहीं सकते हो, और वो वृक्ष आप काट रहे हैं तो आपका चालान कट सकता है, जैसे कि तुम लोग का चालान कट जाता है गलत क्वेश्चन देने पर। आंसर गलत आया तो चालान कटता है कि नहीं कटता है? तो वही चीज है कि उन जनजातियों का चालान कट जाता था, अब बेचारे जेल चले जाते थे, और उनका जीवन जो है वो निर्भर ही करता था उन वृक्षों पर, जो कि बांस के वृक्ष होते थे। तो सरकार ने क्या किया, लास्टली कमेटी बनाई, और कमेटी बनाकर ये डिसाइड किया गया, निर्धारित किया गया तय प्रारूपों के आधार पर कि बांस को वृक्ष की श्रेणी से हटा दिया जाए। अब झाड़ी में रख दिए, अब काटो उसको, खूब काटना है तुम्हें। खाने पीने, बेचने, उत्पाद बनाने, विनिर्माण उद्योग, सब में इसका उपयोग आप कर सकते हो, और इंटर स्टेट व्यापार भी कर सकते हैं, विभिन्न राज्यों में बेच दीजिए। पहले बेच नहीं सकते थे, क्योंकि काट कर आप वृक्ष ले नहीं जा सकते। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? आगे की ओर चलते हैं। तो अब जो हम लोग देख रहे हैं, इसके क्या पॉइंट होंगे, तो क्षेत्र, जिन क्षेत्रों में ये वृक्ष पाए जाएंगे, भारत में ये वृक्ष कहां पर पाए जाएंगे, इसकी भी चर्चा करेंगे, और विश्व के संदर्भ में भी मैं आपको 2-4 पॉइंट यहां पर लिखवाऊंगा। क्लियर पॉइंट? यहां तक सभी को बहुत ही शानदार मैंने मैटर दिया है आप लोगों को। देखिए, भारत की बात करें तो पश्चिमी घाट, भारत की बात करें तो पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग इसको? वेस्टर्न घाट कहते हैं। दूसरा जो हो जाएगा ईस्ट हिमालय। क्वेश्चन बनता है, हिमालय के किस भाग में सदाबहार वन पाए जाते हैं, वर्षा वन पाए जाते हैं? तो वो भाग है आपका पूर्वी हिमालय। इसके साथ साथ देखें तो पूर्वांचल की पहाड़ी पर भी पाया जाएगा, पूर्वांचल की पहाड़ी पर भी पाया जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं ईस्टर्न हिल्स। और इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, ईस्टर्न हिल्स पढ़ के गए हो तो आप लोगों को भी पूर्वांचल हिल्स भी दे सकता है, तो बेहोश मत हो जाना रे। ईस्टर्न हिल्स ही पूर्वांचल हिल्स है, पूर्वांचल हिल्स ही ईस्टर्न, इंग्लिश है इसका। ये तो कर इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा सा स्मार्ट हो जाते हैं, पढ़ने की कला कौशल थोड़ी विपरीत परिस्थितियों में भी उनको आदत पड़ जाती है कैसे पढ़ना है। शॉर्ट सेंटेंसेज होते हैं, दे कैन गेट इट वेरी इजीली स्मूथली, वही हिंदी में सेंटेंस बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो वो चीजें। अब जो देखिए चौथा जो इसमें हो जाएगा, ये हो जाता है अंडमान एंड निकोबार। ये है अंडमान एंड निकोबार में भी, निकोबार के रीजन में मोस्टली ये क्या आपको देखने को मिलेगा, तो ये वृक्ष आपको देखने को मिलेगा निकोबार के रीजन में। ठीक है, एक लास्ट जो पॉइंट मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि ब्राजील में सदाबहार वनों को
सेलवास कहा जाता है, यह भी लिख के रख लेना है आपको। सदाबहार वनों को सेलवास कहा जाता है। और यह पॉइंट रखिएगा एक और यहां पर, अमेजन नदी घाटी ब्राजील में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। विश्व की सर्वाधिक क्या हो जाएगी, तो जैव विविधता पाई जाती है। और यही अमेजन नदी घाटी जो है ये क्या हो जाता है, विश्व का फेफड़ा कहलाता है, क्योंकि सर्वाधिक ऑक्सीजन का उत्सर्जन यहीं से होता है। सर्वाधिक ऑक्सीजन का उत्सर्जन, क्लियर पॉइंट। तो ये भी लिखकर आप लोग यहां पर रख लीजिए। आज हमें क्लास यहीं तक रखनी होगी, और भी स्पेशल क्लासेस है अपनी, तो इन मैटर को अच्छे से आपको कंप्लीट करना। इंग्लिश इसका बोल देता हूं कि इन ब्राजील एवरग्रीन फॉरेस्ट आर सो कॉल्ड द सेल्वास, और अमेजन नदी घाटी ब्राजील में। सो अब लिखेंगे कि मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज फाउंड इन अमेजन रिवर वैली ब्राजील, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। लंग्स ऑफ द वर्ल्ड हम लोग इसको कहते हैं। चीजें ध्यान में रखिएगा, कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, आप किसी भी कंटेंट के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आई होगी आज की क्लास। फिर आप लोगों से कल इसके आगे सेशन लेकर हम लोग जुड़ेंगे, और फिर इसके बाद घास स्थल और एमसीक्यूज भी आपको लेकर चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोगों से मिलते हैं।